क्या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कुछ अपने को ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपको भी ये डाउट है देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi friends, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine. Right now I am pursuing DM Gastroenterology. प्रेगनेंसी सब जब ये प्लान करते हैं तब उनके माइंड में ऐसा रहता है कि उनका बेबी, उनका जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल हेल्दी हो। तो कई बार कई लोगों के माइंड में रहता है कि क्या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि जिससे आपका बेबी, उनका बेबी बिल्कुल हेल्दी हो, एकदम स्वस्थ हो? तब इसका आंसर है यस। आपको जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आप कई चीज़ें ऐसी करवा सकते हैं, कुछ आप टेस्ट ऐसे करवा सकते हैं, कुछ आप मेडिसिन ऐसी ले सकते हैं जो कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देती है। अब अगर मैं टेस्ट की बात करवाऊँ तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको रूटीन टेस्ट करवाने चाहिए, जैसे CBC। इससे आपको हीमोग्लोबिन की अगर कमी है, खून की कमी है तो और उसमें अगर आयरन की कमी है तो वो आपको पता चल जाएगी। और आयरन अगर आप सप्लीमेंट करते हैं तो इससे प्रेग्नेंट लेडी में और उनके बच्चे में दोनों में ही क्या खून की एडिक्वेट मात्रा रहती है, खून की मात्रा बराबर रहती है। अदरवाइज अगर मदर में ही अगर खून, हीमोग्लोबिन कम होगा, आयरन की कमी होगी तो बच्चे की ग्रोथ भी हैम्पर हो सकती है। बेबी की, फीटस की जो ग्रोथ है, उसकी जो शारीरिक ग्रोथ है उसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि उसका वेट इतना अच्छा गेन ना करे जितना कि वो गेन करना चाहिए। इसके अलावा और रूटीन टेस्ट जैसे आप थायराइड आपको करवाना चाहिए, क्योंकि अगर मदर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में है, मतलब उनके मदर की थायराइड की जो ग्रंथि है वो कम काम कर रही है, उसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है, तो बच्चे में जो फीटस है उसमें मेंटल रिटार्डेशन और ग्रोथ रिटार्डेशन दोनों ही होने के चांसेस रहते हैं। मतलब हाइपोथायरॉयड मदर का जो बेबी होता है, फीटस होता है, उनका ब्रेन, दिमाग भी इतना अच्छा ग्रो नहीं करता है और उनका शरीर, फिजिक भी इतना अच्छा ग्रो नहीं करता है। तो इसलिए एक सिंपल सा टेस्ट है जो कि आपको करवाना चाहिए। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म आता है तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक हो जाएगा और फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म 2-3 महीने के अंदर अंदर जनरली करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ और रूटीन टेस्ट जैसे कि आप हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV ये तीनों टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि गलती से अगर मदर अगर इनसे अगर संक्रमित है, इनमें से किसी से भी संक्रमित है, तो ये बच्चे में ये वायरसेस ट्रांसमिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप में ये प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या है कि आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट लेके बच्चे में ट्रांसमिशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आप कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदा मिलता है जिनमें भी अगर ये मदर पॉजिटिव आती है और अगर वो टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं तो। इसके अलावा भी और भी कई चेकअप्स होते हैं। जैसे कुछ मदर को क्या होता है कि बैठे बैठे कई बार धड़कन तेज होना, पाल्पिटेशन होना, पैदल चलने में सांस में तकलीफ होना, ऐसे अगर किसी को लक्षण है तो उनको एक बार फिजिशियन को या फिर कार्डियोलॉजिस्ट को चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि इंडियन सिनेरियो में फीमेल में रूमेटिक हार्ट डिजीज़, मतलब हार्ट में जो वॉल्व होते हैं उनके वॉल्व की तकलीफ, बीमारी होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो अगर मिट्रल रिगर्गिटेशन या फिर और भी कई ऐसे वॉल्व की अगर प्रॉब्लम है, मिट्रल स्टेनोसिस है, तो उनमें फिर प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर डिलीवरी के टाइम में हार्ट फेलियर होने के, हार्ट की पंपिंग एकदम से ख़राब होके, सांस की अत्यधिक तकलीफ होके मदर को और उसके बेबी को, दोनों को ही जान का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर ये वाल्व की बीमारी, हार्ट के वाल्व की बीमारी अगर टाइम पे पकड़ में आ जाए तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर वाल्व रिप्लेस करवाने का इंडिकेशन हो तो वो आप पहले करवा सकते हैं, ताकि आपका प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट रूटीन में आते हैं, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट। अब क्या होता है कि लेडीज़ में ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जो कि एक लीवर की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर अपने लीवर को खुद ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। अब कई बार क्या होता है कि ये असिम्प्टोमेटिक चल रहा होता है, लक्षण कुछ आ नहीं रहे होते हैं, बट क्या होता है कि लीवर के जो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं, OTPT हैं, ये बढ़े हुए रहते हैं। तो अगर उसी टाइम पे अगर क्या है कि ये डिटेक्ट हो जाए तो इसका टाइमली ट्रीटमेंट करके, इसको कंट्रोल करके फिर प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है। अदरवाइज अगर अनकंट्रोल्ड ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस रहता है तो कई ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के केसेस जो हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम में खराब हो सकते हैं, फ्लेयर अप हो सकते हैं। तो इससे मदर को और बेबी को, दोनों को ही नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, अगर इंडिया में देखा जाए तो ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। कई बार छोटे मोटे लक्षण चल रहे होते हैं ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित, जैसे हल्का फुल्का कमजोरी, भूख न लगना, हल्का फुल्का बुखार, बट जिसको क्या है कि कई लेडीज़ इग्नोर करते रहते हैं।
और अगर आप इस टाइम पे अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो मदर को और बेबी को दोनों को ही नुकसान होने के चांस रहते हैं। और अगर प्रेगनेंसी में फिर ट्यूबरकुलोसिस की गोलियां लेनी पड़ती है तो फिर उसके और भी कई नुकसान हो सकते हैं, मदर में भी और बेबी में भी। अगर आप पहले ही चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं, उसमें पहले ही ट्यूबरकुलोसिस या फिर और भी कोई फेफड़े की बीमारी रूल आउट हो जाती है, तो फिर मदर को और बेबी को दोनों को ही आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर उस बीमारी को आप पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं तो ये तो हो गई इन्वेस्टिगेशंस की बातें, टेस्ट की बातें, जांचों की बातें। अब इसके अलावा आप क्या है कि कुछ टैबलेट भी आप स्टार्ट करना चाहिए आपको। जैसे जब भी आप कंसीव होने का प्लान करें, प्रेग्नेंट होने का प्लान करें, उससे 2-3 महीने पहले ही आपको फोलिक एसिड आपको टैबलेट आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो भी तंत्रिका नर्वस सिस्टम होता है बच्चे का, उसमें जो ट्यूब के फॉर्मेशन में जो होता है उससे कई डिफेक्ट हो सकते हैं जो बेबी के लिए आगे जाके बहुत ही खतरनाक साबित होती है। तो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं अगर आप पहले ही फोलिक एसिड अगर आप लेना स्टार्ट कर देते हैं तो इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे खान पान। जब भी आप प्रेगनेंसी का प्लान करें तो आपको उस टाइम में आपको मस्त रहना चाहिए, आपको रिलैक्स रहना चाहिए, आपको अच्छा खान पान रखना चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी हल्की फुल्की आपको करनी चाहिए। और ये चीज़ें करने से आपके दिमाग में आपके एंडोर्फिन लेवल, बॉडी में ब्लड में एंडोर्फिन लेवल काफ़ी अच्छे रहते हैं, आपका दिमाग रिलैक्स रहता है। तो इससे बेबी की मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है बेबी की फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ पे। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नॉन वंस इससे बेनिफिट ले सकें। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।